स्वागत है। चौपाल का आयोजन राष्ट्रीय यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा किया गया है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का हिस्सा है। यह बैठक एक संवाद है सामर्थ्य प्रदान करने वालों और आर्ट ऑफ लिविंग के सर्वोत्तम स्वयंसेवकों के बीच, जो निरंतर निश्चल भाव से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा समाज हित में दिए गए सिद्धांतों से समाज कल्याण में कार्यरत है। हमें आशा है कि इस बैठक से हमारे 50,000 से अधिक YLTP युवाचार्यों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों को देश सेवा में अपना सुंदर और अद्भुत कार्य जारी रखने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलता रहेगा। जय गुरुदेव। फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए दर्शक, हमारे युवाचार्य भाई, शिक्षक, प्रोजेक्ट भारत के प्रतिनिधि, सभी को आज का जो चौपाल अगला सीरीज है उसमें स्वागत है। आज हमारे साथ इस चौपाल में अतिथि के रूप में सुशील कुमार सिंह भैया हैं। सुशील कुमार सिंह भैया को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले एक कर्मयोग शिक्षक, सेवक, जो भी आप उपाधि दे सकते हैं उनमें से एक है। फिर भी मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहता हूं। सुशील कुमार सिंह भैया 2000 साल से जुड़े हुए हैं। 20 साल हो गया उनको। 2001 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया और इन 20 सालों में वो बहुत अलग अलग यात्रा, अलग अलग अनुभव के साथ ये संस्था को एक मजबूती दिया उन्होंने काफी सारे राज्यों में। आज वो कई सारे कोर्स सिखाते हैं, जिसमें से हैप्पीनेस है, YLTP है, सहज समाधि योग है, एडवांस मेडिटेशन कोर्स, DSM कोर्स, VTP कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्सेस, PDS कोर्सेस, श्री श्री योगा। मतलब गुरुदेव ने उनको नवाजा है कई सारे कोर्सेस को सिखाने के लिए। तो जरूर वो बहुत अच्छे प्रशिक्षक रहे हैं, तभी उनको इस तरह का मौका मिला है। आज हम सुनेंगे उनका YLTP का यात्रा उन्हीं के शब्दों में, किस तरह से उन्होंने YLTP में युवाओं को एक नया आयाम दिया और सबसे बड़ी उनमें जो खासियत है वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजमेंट लीडर है। 300 से ज्यादा उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किए हैं, गांव से लेकर शहर तक, वरिष्ठ शिक्षकों से लेकर गुरुदेव तक। तो चलिए हम फिर से सभी मिलकर आज सुशील भैया का स्वागत करते हैं। तो सुशील भैया, आपका चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है। आप लाइव प्रसारण चल रहा है, तो आप का जो आगे का कार्यक्रम है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुशील भैया, हम जानना चाहेंगे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कैसे जुड़े और कब जुड़े। सुशील भैया नमस्कार, जय गुरुदेव। तो भोला जी का बहुत बहुत अभिवादन है, उन्होंने मुझे आज होस्ट बनने का मौका दिया। उनके साथ मिलके गेस्ट होस्ट सब मिलके YLTP का अपना आज बहुत ही सुंदर हम वार्तालाप करेंगे। तो मेरी जीवन यात्रा YLTP की और आर्ट ऑफ लिविंग की दोनों हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज आर्ट ऑफ लिविंग की यात्रा से। तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, ये नाम तो मेरे मानस पटल और मेरे श्रवण मात्र में 99 में आ गया था। तो मैं अपना परिचय जैसे बताया, ये तो जो भी भोला जी ने बताया ये आर्ट ऑफ लिविंग के बाद का परिचय बताया। तो मैं शुरुआत करता हूँ कैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा। तो 99 में मैं भी आफ्टर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो भी हमारा अर्जित करने के बाद बड़े बड़े ड्रीम के साथ मैं
बहुत कुछ करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी आर्ट ऑफ लिविंग नाम आया मेरे कानों में, जो कि दुर्गापुर स्टील प्लांट टाउनशिप में मैं रहा, वहीं पे ये मिला। हमारे बीच में ये नाम को लाने वाले रहे बरिंदर सिंह सहोटा जी। तो कभी कभी एज ए इंजीनियर वो आए, तब उन्होंने फेज 1 करके आए थे, टीटीपी फेज 1। तो खेल कूद में यहाँ वहाँ हम लोग मिलते रहते थे, कभी कुछ माध्यम था, कोई पीसीओ में ऐसे, तो अक्सर कहते थे आर्ट ऑफ लिविंग करना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग करना चाहिए। तो टाउनशिप में ये शुरुआत हो गई 99 में। मैंने कहा हाँ करेंगे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। हाँ तो बोले मैं भी अभी इसमें हूँ, बोला आप जब बन जाएंगे शिक्षक तो मैं भी कर लूंगा। तो 2000 में बरिंदर जी भी शिक्षक बन गए, फिर नहीं चाहते हुए भी उन्होंने जबरदस्ती बोला चलो अब की बार तो करना है। तो 2000 साल में सुदर्शन क्रिया किए, जुड़े, क्रिया बहुत अच्छा लगा जैसे कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी नहीं थी, ना ही कोई परेशानी थी। घर में मैं छोटा, पापा हमारे सेल एम्प्लॉय रहे दुर्गापुर स्टील प्लांट में, सबका लाड प्यार बहुत था। लेकिन सुदर्शन क्रिया के बाद कुछ ऐसा छू गया, लगा और आगे जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तभी कुछ ही दिनों के बाद ही डीएसएन करके एक कार्यक्रम आया। पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग में डीएसएन चारों ओर होने लगा। हमारे बंगाल और इस तरफ दुर्गापुर, आसनसोल, साउथ बंगाल के तरफ ये नाम आया। तो शिक्षकों ने और मित्रों ने, सब पूरी टीम थी हमारी उस समय, सबने बोला चलो चलो करना चाहिए। पुरानी टीम में हमारे साथ बरिंदर भैया तो रहे ही साथ में, प्रियजीत जी, राजू दा जिनको हम प्रबुद्धानंद जानते हैं, नीना दी, उदय जी, निरंजन जी, ऐसे मिलके पूरा का पूरा अभियान शुरू हुआ। तो हम लोग डीएसएन करने भी पहुंच गए 2000 साल में। उसमें मिले हम विक्रम भैया से। विक्रम भैया ने डीएसएन के 3.5 दिन में कुछ ऐसा जादू कर दिया, सोचने का, जीवन का नजरिया ही बदल दिया। और उनका सत्संग तो सभी जानते हैं, मधुर आवाज, गिटार, फ्लूट, सब कुछ। तो एक कह सकते हैं दीवाना हो गए हम लोग, चलो भैया। तो उन्होंने फिर से एक सत्संग रखा और फिर से एक रिव्यू मीटिंग जैसा हुआ। उसमें वो बोले एक आगामी दिन में गुरुदेव कुछ कोर्स बना रहे हैं, वो सब कर लेना। ठीक है, कर लेंगे। तो बात आया क्या है कोर्स, तो यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना गया। पहले YLTP नहीं कहते थे, केवल यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते थे। तो इस तरह से YLTP। सुशील भैया, आप ये आर्ट ऑफ लिविंग का जुड़ाव के बाद आप YLTP या YTP में कैसे जुड़े, इसका बात आपने शुरू किया। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो हम कह रहे थे आर्ट ऑफ लिविंग तो इतना अच्छा लगा, हम लोग करने लगे। जगह जगह पे हम लोग जा के क्रिया, टाउनशिप से शुरुआत हुई तो फॉलो अप सेशंस और लोगों को जोड़ना, तब बेसिक कोर्स के नाम से जानते थे। ये शुरू हो चुका था सिलसिला, लोगों को जोड़ना। पर डीएसएन के बाद शिक्षक की बात बहुत बहुत घर कर गई, आगे बढ़ना है। आगे क्या, एक गुरुदेव कह रहे युवाओं के लिए यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा, कैसे होगा। तो सबने मिलके बोला जी आपको जाके करना चाहिए, अगर इसमें आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है। हम बोले सर्विस तो करना है, कुछ ना कुछ सेवा तो देना है गुरुजी के लिए, पर सोचा नहीं था जी इतना आगे यार ऐसे होगा। तब इस प्रक्रिया को जानने के लिए जो YLTP होता क्या है, भारतवर्ष में पहला बैच बेंगलोर से शुरू हो गया था। बेंगलोर के बाहर की प्लानिंग चल रही थी, तो बेंगलोर की बाहर ईस्ट इंडिया की तरफ प्लानिंग हुई, जिसमें झारखंड में टाटा का सोनारी गेस्ट हाउस को चुना गया। झारखंड, बिहार, कुछ पश्चिम बंगाल से मिलके रखा गया। पश्चिम बंगाल में बहुतों को कहा गया, हमारे बीच में भी डीएसएन में बहुत ही थे, सबको आह्वान किया। विक्रम भैया ने भी कहा, और भी हमारे मित्रगण, शिक्षकगण, ये सब सीनियर्स थे पर एक दोस्त के तरह ही रहे। तो सबने कहा, जाने के दिन सब तैयार हुए, पर मैं जब स्टेशन में पहुंचा, आसनसोल से चेंज करना था, कोई नहीं आया, केवल अकेले था। तो इच्छा हुई क्या करे, ट्रेनिंग में जाए या चले जाए। फिर अंदर से कोई शक्ति बोला, अरे यार अकेले चलो, जाके देखो तो, आगे गुरु के लिए कुछ करना है तो कुछ तो वहां होगा। तब YLTP हमारा 2 भागों में हुआ करता था, 13 दिनों का फेज 1 और 10 दिनों का फेज 2। तो जाके टाटा में करने का मौका मैंने प्रण किया जा रहूंगा। तब उसमें बहुत फ्रेशर आए थे, हम लोग सब बेसिक कोर्स डीएसएन करके फ्रेशर आए थे गांव से, झारखंड, बिहार, बहुत जगह से। तो कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं, तरह तरह के
उनके बीच में, तो उनसे बहुत कुछ फिर वहां भी मिलना हुआ। ऋषि नित्य प्रज्ञा द्वारा फेज 1 हुआ, फेज 2 में भी बहुत अच्छे टीचर्स रहे। तो उस समय फेज 1 में ही नवचेतना शिविर सिखाने का ट्रेनिंग भी हुआ और मैनुअल भी दिया गया। कुछ लोगों को बोला कि जाके आप बन के सिखाइए, कराइए। तो इस तरह से YLTP का इंटर करना मेरा हुआ। और उसी वर्ष 2000 में मैं शिविर लेना शुरू कर दिया, नवचेतना शिविर, ब्रेथ एंड वाटर वर्कशॉप जो कहते हैं। तो पहले ही वर्ष में फिर व्यास गद्दी पे बैठने का मौका भी मिल गया। हमारे NIT दुर्गापुर के पास में ही स्लम से मैंने शुरुआत किया था नवचेतना शिविर लेना। वहाँ पे डेली वेजेस, कुछ जो धोबी घाट कहते हैं, धोबी के वहां से कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ मेड्स, सर्वेंट, सबके माध्यम से एक बहुत अच्छा शिविर ली। शिविर लेने के बाद उनको तो जो अच्छा लगा ही, मुझे भी कुछ हुआ जो नहीं, करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा। YLTP से मैं जब आप YLTP करने के बाद सबसे पहले आसनसोल से शुरू किया आपने फील्ड वर्क। दुर्गापुर में आपने एक जो फील्ड का ट्रेनिंग वो शुरू हो गया जी। तो आप सुशील भैया YLTP करने के बाद आपका जो मुख्य YLTP का प्रचार प्रसार या एक YLTP का मूवमेंट बोलिए, यूथ को जोड़ना बोलिए, ये कौन कौन से राज्यों में आपने इसकी शुरुआत की? हाँ भोला भाई, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये बहुत ही प्रिय है ये प्रश्न मेरे लिए भी। तो उस समय क्या, बहुत कम एज मेरा भी था, 23 प्लस 24 में मैं था, 24 साल का। बहुत तरह का एक्सपेक्टेशन कहिए या ड्रीम कहिए, ऐसे था। साथ ही साथ कोर्स इतना छू गया, इसमें भी आगे बढ़ना है, तो बीड़ा उठाया। चलो कुछ दिन, उस समय एक नारा दिए थे गुरुजी, 1 साल तुम्हारा, सारा भारत हमारा, सारा देश हमारा। तो चलो भाई देखते हैं 1 साल करके, ऐसे करके आगे बढ़े। तो चावला जी से मिला, इंदर चड्डा भैया जी से मिला। उन लोगों का उस एज में डेडिकेशन और तो उन लोगों ने चड्डा भैया, इंदर चड्डा जी, जिनका हेड ऑफिस अभी भी कलकत्ता में है उनका, लेकिन वहां से कंट्रोल होना शुरू हुआ ईस्टर्न इंडिया का YLTP। तो बुलाए, बात किए, बोले देखो आप तो कर लिए YLTP, अब लगना है, इसको और बढ़ाना है, दूसरे राज्यों में भी ले जाना है। तो जी भैया, जैसे होता था, YLTP के बाद ना निकलता ही था, यस, DSN YLTP के बाद तो हाँ ही निकलता है। तो जी भैया करना, आप बताइए ना क्या करना है। देखो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे ऐसा, बंगाल और उड़ीसा को लेके भी कुछ करना है जी, करना है। कैसे, सब लग जाओ, जगह जगह से यूथ को ले आओ। तो उस समय ये अभियान शुरू हुआ। 2001 जनवरी में हम लोग इमामी गेस्ट हाउस बुक किए और वहां से पहला बंगाल और उड़ीसा का कंबाइंड YLTP शुरू किया गया, जिसमें मुझे भी ऑर्गेनाइजिंग में, असिस्टिंग में बहुत बहुत मौका मिला करने का, हरिपाल करके। तो उड़ीसा और बंगाल का पहला कंबाइंड हुआ, जिसमें वो ट्रेनिंग मुझे याद है। जी। वो ट्रेनिंग में मुझे भी अवसर मिला वो ट्रेनिंग में एज ए पार्टिसिपेंट, और आप लोग उस समय हमारे मेंटोर थे। सुबह से उठाने से लेकर रात में सुलाने तक हमने उस समय का मेहनत देखा है आपका, कि सबसे पहले उठना और सबसे बाद में सोना, और दिन भर पूरी लगन के साथ आप लोग ट्रेनिंग हमको करवाते थे। उस समय का ट्रेनिंग तो देखा ही है आप लोगों ने। सुबह केवल हॉल से शुरू नहीं होता था, रोड से शुरू होता था, यानी 5 से 10 किलोमीटर चलना, सुबह 5 कभी 4:30 भी उठ के वापस आना जॉगिंग के बाद, कमांडो ट्रेनिंग जैसा, फिर जाके फ्रेशनअप होकर फिर पद साधना। और उसमें कब पहले दिन कोई भाग जाए, दूसरे दिन कोई भाग जाए, कुछ भी हो सकता था। तो उसमें ट्रेनर के रूप में इतना प्यार मिला। देवज्योति भैया जी आए, उन्होंने शुरुआत किया। फिर अंततः विक्रम भैया भी आए, विक्रम भी आके उसमें भी सत्संग सबको बहुत तरह से छुआ। तो फिर इन दोनों राज्यों में धीरे धीरे शुरू हो गया, एक बीज पड़ गई सबके सहयोग से, जिसमें आप लोगों ने भी जाके उड़ीसा को और बढ़ाया। हम लोग 2-3 कंबाइंड YLTP किए, फिर हरिपाल में उड़ीसा बंगाल कंबाइंड। फिर कुछ दिनों के बाद स्वयं निर्भर हो गए, बंगाल अलग करने लगा, उड़ीसा अलग। इस बीच में मुझे क्या मौका मिला, फिर
आगे बिहार झारखंड बहलाना है, आगे एमपी और अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का नाम याद आते ही फिर हमने सोर्स लिया, फिर बरिंदर जी तो छत्तीसगढ़ से थे ही, उनके बड़े भाई साहब यानी हरजीत भैया तब तक बेसिक कोर्स टीचर बन चुके थे, वरिष्ठ थे वहां पे, तो उन्होंने काफी सहयोग किया। हाँ? तो छत्तीसगढ़ एमपी के आने से पहले पैरेलली हम लोगों ने बिहार में भी शुरू किया। बिहार में पहला यूथ हॉस्टल पटना में, वहां पे पहला वाईएलटीपी रहा। फिर देवज्योति भैया बोले और आगे करना है, देखो कैसे इसको बढ़ाओगे इंदर भैया, तो राजगीर नालंदा में दूसरा वाईएलटीपी। तो बिहार का भी एक सिलसिला हो गया, झारखंड भी चलने लगा। तब जब हम लोग पहुंचे छत्तीसगढ़ एमपी मिला के पहला वाईएलटीपी रखा गया भिलाई। भिलाई के टाउनशिप में ही एक हॉस्टल लिया गया, जहाँ पे क्यों पहले चैलेंजेस थे, घर नहीं जा सकते, उनका रहना खाना ट्रेनिंग के लिए अलग सब व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम जा जाकर ढूंढते रहे, अभी भी याद है हरजीत भैया, हम लोग जाके बाइक से स्कूटर से, ये हॉल ठीक नहीं है, यही होना चाहिए, फिर सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार एक बड़े बैच के द्वारा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी जोड़ के पहला वाईएलटीपी शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे वो सिलसिला भी बढ़ता चला गया। फिर वो लोग दोनों राज्य फिर अलग अलग तरह से करने लगे। फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आए, राज्यों से पहले जोन वाइज बढ़ा, 2-3 स्टेट मिला के, फिर स्टेट जब हुआ तब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी 2-3 करके बढ़ना शुरू हो गया। आज तो देख ही रहे किस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गए। मुझे याद है मैंने जिस वाईएलटीपी में पार्टिसिपेट किया था उसमें भी करीब 350-400 यूथ आए थे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तक सिर्फ 64 से 70 ही लोग बचे। और किस तरह से देवज्योति भैया, विक्रम भैया प्यार से डांट के, समझा के, बुझा के, लेकिन उसमें जो रह गए फिर उनका एक दिशा ही बदल गई। बिल्कुल, वो जो वाईएलटीपी का एक अपना ही फ्लेवर, अपना ही उसका एक चार्म था। तो सुशील भैया, आप जैसे कि युवा रहे, आप बिजनेस में अपने घर में हेल्प करते थे, एलआईसी में आप अपना करियर शुरू किया था, आपने अपना ट्यूटोरियल था, पढ़ाते थे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं एक आपका सोर्स ऑफ इनकम भी घर को हेल्प करता होगा उस समय। उसके बावजूद आपने आर्ट ऑफ लिविंग में आके ट्रेनिंग करके फुल टाइम जुड़ गए सेवा में। तो घर से किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं आया, और अगर आया तो कैसे आपने इसको बैलेंस किया? मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन, सस्टेनेबिलिटी और इतना बड़ा सेवा का कार्य, ये दोनों को कैसे बैलेंस किया? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। शुरू में तो चैलेंजेस तो बहुत आए, ये तो है। देखिए, जब मुझे याद है हम लोग थोड़े मोड़े कुछ बैड हैबिट्स थे, कुछ स्मोकिंग कर लिए, कुछ ऐसे, तो कोई घर पे कंप्लेन नहीं आते थे। मैं घर में छोटा रहा, पर जब मैं सत्संग शिविर चालू किया तो बड़े भाई साहब के पास कंप्लेन आया, क्या ये आपका भाई तो लग रहा है कोई ऐसे तो मंदिरों में सत्संग करता है, कहाँ कहाँ जाता है। तो मुझे वो बात छू गई जो ट्रेनिंग में हमने सीखा था, जे दूध घूम के बेची जाएगी, मदिरा रख के बेची जाती है। दोनों का लाभ और हानि पता है। मदिरा का हानि पता है, फिर भी लोग जा जा के छीन छीन के, दुकान बंद हो रहा फिर भी बोलते हैं ले दे दो मुझको, दे दो मुझको, दे दो मुझको, दे दो। दूध का क्या बेनिफिट है हमको पता है, फिर भी आज भी बहुत ग्वालों को जा जा के बेचना पड़ता है, घर घर में सर्विस देना पड़ता है, ये ले लो ये ले लो। तो मैं समझ गया इस मार्ग में है तो अच्छा कर रहे हैं, तो लोग तो थोड़ा कहेंगे ही, कोई बात नहीं। और रहा बात फाइनेंशियल बात, घर पे जरूर मैं छोटा था, बहुत बर्डन नहीं था, पर थोड़ा तो सपोर्ट था ही। फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करना, थोड़ा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, थोड़ा LIC भी शुरू किए थे, तो हो जाता था। पर इसमें क्या, शुरू में गुरुजी जैसे बोले 1 साल तुम्हारा, फिर हुआ 1 साल, चलो आर्ट ऑफ लिविंग में फुल टाइम बन जाओ, और 1 साल, ऐसे। और सबने बहुत ऐसा किया, नहीं। इसी बीच क्या हुआ, 2001 में जो सबसे चेंजिंग पॉइंट कह सकते हैं, या टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, गुरुदेव से मैं मिल गया। अपने गांगुली दीदी, एक्साइड के जो एक्स चेयरमैन रहे सतव्रत गांगुली, जिनका किडनैपिंग वाला किस्सा आर्ट ऑफ लिविंग में सब जानते हैं, और हमारी ट्रस्टी भी रही भारती दीदी। तो उनके घर पे गुरुदेव आए थे और मुझे मिला, पहला दर्शन गुरुजी का
ऐसे तो मैं पहला दर्शन गुरुजी का पाया प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, पर उनका पूछ पकड़ के उनके घर पे स्टे था तो वहां चले गए। वहां पे जाके 1:1 कुछ तो ऐसा हुआ, भीड़ गई, आगे गई, पीछे गई, गुरुजी से मिलने का मौका मिला। कमरे में जब मैं गया कि पता नहीं क्यों इतने लोग थे पर थोड़ा खाली हुआ, गुरुजी कुछ बोल बैठे। मैं जाके बताया, हाँ मैं बोलना चाहता गुरुजी, मैं वालटीपी कर लिया, शिविर लेता हूँ तो बहुत आनंद आता है। एक दिन में 3 नवचेतना हो जाते थे, सुबह जाते थे तो कब लौटेंगे नहीं पता रहता। ये मैं बताने जाऊंगा तब तक गुरुजी उधर से प्रसाद देते हुए बोलते हैं, तू तो शिविर अच्छा ले रहा है ना। तो मैं सोचा गुरुजी तो प्रणाम तो किया पर शायद कुछ जादूगर है ना, क्या है ये, कैसे जानते हैं। तो मुझे लगा शायद ये लोग कोई बताए होंगे, कुछ और भी अपने शिक्षक गए थे, कुछ मुझे लगता है शायद कोई बोल दिया होगा। तब तक फिर दूसरा प्रश्न कि उनका यही था, फिनेंशियल जो बात है, तू तो घर का छोटा है ना, देखो तुम जो करते हो सारा कुछ बताने लगे, ट्यूशन, LIC की बात, ये तो कोई भी कर लेगा, पर हम लोग जो करने वाले हैं और जो कर रहे हैं ये सब कोई नहीं करता। तो ये बात बहुत छू गई दिल को। बोले जी गुरुजी, बोले आश्रम आना और आगे समय आटक के लिए दोगे ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, ना निकले ही नहीं। पर वो मीट हो गई, चले गए, फिर अपने कार्यक्रम में लग गए। जब इसी तरह से बैंगलोर आश्रम उसी साल जाने का मौका मिला, बहुत सारे के मैनुअल में 3 दिन से 5 दिन पे आया, बहुत तरह के चेंजिंग आया, तो वहां पर रुक के ये सब डिस्कशन चल रहा था वालटीपी का। जब आश्रम जाते हैं तो देखते हैं सबसे सुबह पहले उठने वाला व्यक्ति है तो गुरुजी, सबसे मिलते जुलते, सबकी दुख तकलीफ सबको ब्लेस करते हुए अंत में कोई सोने जा रहा है तो गुरुजी। थोड़ा थोड़ा जो डाउट्स भी था गुरु के प्रति वो भी कहाँ चला गया। तब मैंने निर्णय ले लिया कि आगे जो भी होगा एज ए फुल टाइम ही गुरुदेव और आटा फिल्म के लिए देना है। फिर आने का मौका मिला घर वालों को, पापा बहुत ही अच्छा कॉपी, तब तक पापा मम्मी भी कोर्स कर लिए थे तो उनका सहयोग रहा। पापा भी घर में सबको बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो उस दिन उसको करना है तो अच्छा है, उसको करने दो, दूसरे बच्चे जो इधर उधर करते हैं युवा उससे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से घर का भी सपोर्ट मिला और इस तरह मैं फुल टाइम जुड़ गया। आज आपने कहा या ऐसे काउंट करते हैं तब लगता है 20 साल बीत गए, अन्यथा सच में पता ही नहीं चला कैसे ये 20 साल हो गए। और सब कुछ बहुत उतार चढ़ाव आया फैमिली में भी, जैसे एज ए मैरिड लाइफ भी जब शुरू हुई तो हमारी धर्मपत्नी आई, ऐसे करके उस समय भी फिर दबाव आया कैसे होगा कैसे होगा, फिर जाकर बैलेंस करते हुए फुल टाइम। फिर उन्होंने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो स्कूल उनका अपना टीचिंग होने लगा स्कूल और मैं एज ए फुल टाइम करने लगा। फिर ऐसे आगे सिलसिला बढ़ता गया, फिर आगे चर्चा करेंगे। आपने हजारों युवाओं को वाईटीपी कराया, कई राज्यों में शुरुआत किया आपने इसका, कई गांव को बदलने में आपने युवाओं को ट्रेनिंग देके उनसे करवाया, कई युवाचार्य आपने बनाया होगा। ये सब कार्य करने में चूंकि आप शहर से रहे, आपको चैलेंजेस नहीं आया? अगर आया भी चैलेंजेस तो क्या चैलेंजेस आया, कैसे आपने ये चैलेंजेस को दूर किया? एक बार रिपीट कीजिएगा प्रश्न। हाँ, मैंने पूछा सुशील भैया कि चूंकि आप शहर से थे पर आपने हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दिया, उनके द्वारा गांव में काम करवाया, युवाचारी माने युवावस्था में जुड़ जाते हैं, घर में उनका भी प्रॉब्लम रहा होगा, तो काफी सारा चैलेंजेस तो आया ही होगा, और अगर आया उसको कैसे आपने टैकल किया? हाँ, ये बहुत बहुत चैलेंजेस आए हैं। ये इस बात पे हमें थोड़ा जरूर प्रकाश डालना चाहिए। हम लोग जब युवाओं के बीच में गए, शहर का जीवन था, देखिए शहर का जीवन, वो भी मैं बार बार चर्चा करता रहा, तो मैं घर में छोटा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं, जब चाहे उठो, कुछ भी घर का काम नहीं करना, हाँ जैसे ड्रेसअप करके निकल जाना, बाइक ले लिया, घूमने चले गए, कभी कुछ जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत कोई फैमिली बिजनेस को हाथ देना, ट्यूशन पढ़ा लेना, दोस्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, क्लब का कल्चर जो बंगाल में ज्यादा रहता है, ऐसे खूब मस्ती भरा जीवन, दुख तकलीफ तो जाना ही नहीं, उस समय तक बीमारी क्या होता है, दुख तकलीफ क्या होता है,
तो शहर के जीवन से, पर गुरुजी क्या बोले, युवाओं को जोड़ना है सुशील, ऐसे बोले जब, कहा तो ग्रामीण युवाओं को थोड़ा जोड़ो, जाके कोर्सेस शुरू कराओ, जाके वहां पे कुछ करो। तो जी गुरुजी, नवचेतना लेना, फिर उन्हीं के माध्यम से रूरल हैप्पीनेस, तब बेसिक कोर्स ही का, फिर उसके साथ साथ क्या, YLTP के लिए भी मोटिवेट करना। तो 3 टारगेट लेके हम लोग, मैं जाता था विलेज में, कभी कभी कोई पार्ट टाइम मेरे संग सहयोग भी करते थे, कुछ युवाचार्य बन चुके थे जो आप लोगों के बैच के थे, फुल टाइम उन्होंने लोग भी आ गए हमारे साथ, तो उन लोगों ने भी काफी सहयोग किया। हम लोग कैंप करने लगे गांव में, जाके कोई किसी का घर ले लिया, वहां पे रुक गए, कैंप किए, फिर एक कैंपेनिंग करके उनको 3 पड़ाव तक ले जाते थे। पहले नवचेतना, 200-300 नवचेतना किए, तो हम लोग देखते थे 100 लोग से ज्यादा तैयार हो जाते थे हैप्पीनेस के लिए। फिर हैप्पीनेस, फिर उसमें से 18 से 35 जो थे उनको लेके कोई ट्रेनिंग के लिए हमें कोई बड़े जगह पे या कोई टाउन में आना पड़ता था। इस तरह से लाके ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, चैलेंजिंग आए तो उनको भी बहुत तरह का लगा, कौन है, तो उस समय गुरुजी को गांव-गांव में लोग जानते नहीं थे, आर्ट ऑफ लिविंग को जानते नहीं थे। तो जब शुरुआत में जाना पड़ता था तो वो ग्रेस ही काम करता था, गुरुजी का नाम लिया, प्रणाम किए और चले गए। ऐसे जगहों पे लोग जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने भी काफी मदद किया, और ग्रेस से, गुरु कृपा से सच में अपने आप हो गया। गुरुजी YLTP में कहते हैं ना, मैं तुम्हें जंगल में भी खीर खिलाऊंगा, वो हम लोगों ने पाया। खासकर मैं, थोड़े कपड़े बांध लिए, निकल गए मोटरसाइकिल लेके, थोड़ा परिचय किए, आर्ट ऑफ लिविंग से आए हैं, और लोग, हाँ, गुरुजी कहते हैं ना, पीपल्स आर वेटिंग, लोग इंतजार कर रहे हैं, जाओ तो। जाते थे तो वो लोग बस जुड़ जाते थे, और कितना से क्या क्या मदद आने लगती थी। कभी कभी तो 1-3 खाने का होता, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, खाने का 3 और बुलावा आता था 10 घरों से, तो प्रणाम करना पड़ता था, आपके कैलेंडर बनता था कब किसके घर खाने जाना है, सोमवार को इतना बुलावा, मंगलवार को इतना, केवल नवचेतना शिविर और रूरल हैप्पीनेस बेसिक कोर्स के द्वारा ये होता था, है ना। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच हम लोगों ने युवाओं को जोड़ा, आगे बढ़े, और अभी भी वो युवा याद रखते हैं, वो ग्रामीण लोग अभी भी याद करते हैं। सुशील भैया, आप का स्पेशलिटी है, आप बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और आपने 300 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े प्रोग्राम आपने करवाया, इवेंट मैनेजमेंट किया। आपका टॉपिक भी आज का इवेंट मैनेजमेंट। तो आप कुछ प्रकाश हमें डालें कि किस तरह से आप सक्सेसफुली इवेंट को मैनेज करते थे। क्या इसमें YLTP का ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा एक कारण बना आपका एक अच्छा मैनेजमेंट करने में? हाँ बिल्कुल भोला भाई, आप जो कह रहे हैं इसमें राज तो है, ये कैसे होता है, एक तो गुरु की कृपा से है, सब कुछ के पीछे उनका ग्रेस है, पर जहाँ कह रहे ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। YLTP में हमें सिखाया जाता था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी मति वैसी गति। तो चाहे आज हम देखें समुद्र में, हम लोगों ने बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग काफी टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, समुद्र में पुल बना रहे हैं, 100 मंजिला से ऊपर घर बना रहे हैं। उसके पीछे क्या है, कुछ भी अगर फील्ड में करना है तो उसका ब्लूप्रिंट पहले इंजीनियर के यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो YLTP के ट्रेनिंग के द्वारा ये विश्वास आ गया, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पर क्या वो प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। बात करें धरातल की, काम कर रहे हैं हवा में, तो नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिकल जरूरी है, इसे यथार्थ कहते हैं, धरातल का ज्ञान कहते हैं। उस समय वहां क्या जरूरत है, हम क्या कर सकते हैं, और हमारे गुरुजी जी द्वारा दिया गया क्या है। तो कुछ इवेंट्स में जैसे रहा, हम लोग कहते हैं ना, वो HWG की फार्मूला बहुत हम लोग YLTP में चर्चा करते हैं, या आर्ट ऑफ लिविंग में अभी भी कहते हैं। एस यानी क्या, पहले संकल्प लेना, फिर W यानी क्या, वर्क, उस पे काम करना, G यानी क्या, ग्रेस, गुरु का ग्रेस। तो ये हर आज भी है, ये फार्मूला तब नहीं, आज भी उतना ही कारगर है। तो पहले क्या करना है, इसके लिए एक संकल्प ले लेना, फिर उसके लिए काम करना यानी पूरी तरह से लग जाना। फिर क्या है, गुरु ग्रेस तो होती ही। तो गुरु जी का
महासत्संग कहिए, कुछ इवेंट्स हमने विदाउट गुरुजी के फिजिकल प्रेजेंस में किए बड़े बड़े, कुछ गुरुजी के विथ प्रेजेंस, मतलब जहां गुरुजी आने वाले थे उस तरह से। तो विदाउट गुरुजी में भी बड़े बड़े महासत्संग कह सकते हैं, ऐसे सुमेरु संध्या या भजन संध्या के रूप में। तो एक दो किस्से मैं आपको बताऊंगा। यही हमारे पश्चिम बंगाल एक बांकुड़ा का छोटा सा गांव रहा, सुवर्णतोड़ करके, वहां पे एक बार हम लोग बोले चलो बड़ा सत्संग करेंगे। कैसे इवेंट्स को होता है, तो बोले हाँ करना है क्या, तो हाँ चलो 5,000 से ज्यादा लोगों को लाना है। ठीक है, डेट तय हो गया, किसको बुलाएंगे। तो सिंगर में तो उस समय के थे, हाँ बंगला गाएंगे, ऐसे करेंगे क्या, विक्रम भैया को बुलाते हैं, चलो ले लेंगे। पर उस समय की जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी थी उसने स्ट्राइक कर दिया। क्या, यहाँ बात बात में फेमस है चाका बंद धुआं बंद, तो कोई चक्का नहीं चलेगा, कोई ये नहीं। तो डेट तो डिक्लेयर हो गया, कोई भी गाड़ियां नहीं चलेगी, कैसे होगा क्या होगा, तो चलो करते हैं। तो हम लोग डेट पीछे नहीं जाएगा, प्रोग्राम तो होना है, केवल प्राइवेट गाड़ियां चलेगी, बसेस वसेस कुछ नहीं चला सकते। तो ऐसी कृपा हुई, प्राइवेट गाड़ी से विक्रम भैया भी आ गए, हम लोग भी लग गए। 5,000 से ज्यादा लोग, माने लोगों को हम लोग बैठा नहीं पाए, जितना बड़ा टेंट ऐसा बनाए थे, जो बैठने की जगह थे सब भर गया। और सत्संग आधे से ज्यादा समय बैठ के नहीं खड़े होके हुआ, क्यों, नाचते रहे, झूमे नाचे मस्त होके, आज भी वो सत्संग वहां पे यादगार रहा। तो ये विदाउट गुरुजी का है। ऐसे ही एक बड़ा सत्संग ऋषि नित्य प्रिय जी के संग, ऐसे सुमेरु संध्या के सारे ऑलमोस्ट चित्रादी से लेके। गुरुदेव का एक दो इवेंट के बारे में बताइए, यादगार इवेंट जो आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कराया। हम गुरुजी का तो देखिए, एक पहले क्या था, महानगरों में बड़े बड़े सत्संग होते थे, बड़ा महानगर में बड़ा कुछ होना, वहां पे सब आ गए। हमारे एवल का अच्छा स्ट्रॉन्ग पिलर्स भी वहां पे थे, सीनियर टीचर्स भी थे, रिसोर्सेस भी अच्छा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहा, वहां पे करना बड़ा आसान होता था। पर रूरल एरिया में जब बात आई या डिस्ट्रिक्ट टाउन पे बात आई, तो चैलेंजेस बहुत बढ़ा, क्योंकि उसमें हमको भीड़ भी इकट्ठा करना है, लोकली फंड भी मैनेज करना है, दोनों का आना जाना स्मूथ होना चाहिए। किसका, जो आएंगे प्रोग्राम में महासत्संग में उनका भी, और साथ में गुरुदेव का भी, और गुरुदेव के साथ पूरी टीम का भी, सत्संग टीम कहें मैं, उनके साथ गेस्ट कहें, ऐसे तो सबसे यादगार। ऐसे तो सारे उनके गुरुजी के साथ सारे बड़े बड़े इवेंट यादगार, और हमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं। उसमें से मैं एक तो जरूर आपको शेयर करूंगा। उसमें यादगार के रूप में बहुत ही जो रहा वो है 2013 में। 13 में जब श्री श्री बंगाल आश्रम जहां भी है, वहां पे हम लोग एक महासत्संग और गुरुजी के साथ वहां पे रहा, जो चलो गुरुजी आएंगे और वहां पे इस जमीन पे पैर रखेंगे, वहां पे आगामी दिन में आश्रम बनेगा। ठीक है, बनेगा, सबकी इच्छा है, जरूर बनेगा। पर क्या करते करते हम लोग 1 लाख लोगों का संकल्प ले लिए। काजोड़ा में है ये, काजोड़ा यानी अंडाल काजोड़ा, बर्धमान का एक छोटा सा ब्लॉक है, ब्लॉक एक छोटा सा गांव ही है, काजोड़ा तो एक विलेज है। तो वहां पे हम लोग ले लिए, लाखों लोगों को लाना है। अब क्या, पूरी टीम लग गई, धीरे धीरे कौन करेगा, सब मिलके करेंगे। लीडर कौन रहेगा, एक नेतृत्व होना चाहिए, प्लेयर तो सब है, कैप्टन बनना है, तब तो सबने मिलके गुरुजी के आशीर्वाद से फिर मुझे चुना। कहा नहीं सुशील जी रहेंगे, हम लोग साथ हैं, पर वो लीड कर। अब आपको पता ही है, लीड करने से अच्छा बुरा दोनों के लिए जिम्मेदार बनता है व्यक्ति। अच्छा हो तो बहुत ही बढ़िया, बुरा हुआ तो बहुत तरह के चैलेंजेस आ ही जाते हैं। पर सब कुछ गुरु पे छोड़ के लग गए। वैसे कठिन जगह पे सब कुछ मैनेज करते हुए लाखों लोग आए, और गुरुदेव आते ही इस तरह से व्याख्या किए, और भीड़ देख के जो खुश हुए गुरुजी, ले यहाँ पे इतने इंटीरियर में इतने लोग, और कितने देर तक खड़े होकर गुरुजी बातें करते रहे हैं। रात्रि में भी जहां कहीं फोन आए, बैंगलोर में बात करना, कहीं बताना, केवल उसी का चर्चा करते रह गए। यहाँ पे इतने लोग आए, ऐसा रहा, कितना बढ़िया कार्यक्रम रहा। ये तो बंगाल का। उसी तरह से कुछ जगहों पे उत्तर प्रदेश में भी हम लोग नैमिषारण्य करके, एक लखनऊ से इंटीरियर में एक जगह है, वहां एक यज्ञ लिए थे, जिसमें बहुत चैलेंजेस आए, बारिश आई, तो हम लोग घबरा के गुरुजी से फोन भी कर डाले थे। तो गुरुजी बोले लगे रहो,
उस समय तक सब कुछ हो जाएगा। कहाँ से वो भीड़ भी आई, सारी व्यवस्था भी हुई और वो यज्ञ भी सफल रहा। इसी प्रकार से बलिया है, जौनपुर है, दुर्गापुर में बड़े सत्संग, झांसी में, ऐसे बहुत सारे। अभी तो मैं सबका, अभी रेल यात्रा के दौरान गोरखपुर में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें कितने चैलेंजेस है। रेल यात्रा जो आपको पता ही होगा उसमें। फिर इंटीरियर नक्सल बेल्ट में एक मौका मिला, बीजापुर में हरजीत जी थे, शैलजा जी थी और भी टीम छत्तीसगढ़ की थी। बीजापुर में कठिन परिस्थिति में, मतलब वो आप समय, रायपुर से बस में एक बार बैठ गया तो बैठ गया, लेट गया तो लेट गया, ऐसी अवस्था में 8-8 10-10 घंटा ट्रैवल करके वो बीजापुर जाना। मैं तो बहुत दिन उस तरह से ट्रैवल छोड़ चुका था, फिर भी गुरु का प्रेम। ये 18 की घटना बता रहा। बीजापुर में जाके इतना अच्छा सबके सहयोग से वो कार्यक्रम हुआ, रुद्र पूजा हुई, महासत्संग हुआ, नक्सल बेल्ट जहाँ साधारण तो लोग ऐसे नहीं जाना चाहते, तो वो भी काफी सक्सेस रहा। अपनी टीम में सबसे अच्छा ये रहता है, सबका सहयोग रहता है। एक बार जब टीम बन जाती है, विजिट के 2 महीने 45 दिन आगे, तो सबको साथ लेके जब तक विजिट समाप्त नहीं हो सब लगे रहते। और कहीं भी बड़ा महासत्संग हो, मैंने देखा है शहर के गुरु भाई बहनों का अलग सहयोग है, आश्रम टीम अपने फुल टाइमर टीचर्स या पार्ट टाइमर टीचर्स का अलग सहयोग है, पर सबसे जो हृदय में को छूने वाली जो सहयोग रहता है वो हमारे युवाचार्य भाइयों का। उनके सहयोग के बिना कभी भी डिस्ट्रिक्ट टाउन या रूरल में गुरुदेव का महासत्संग या बड़ा प्रोग्राम करना सक्सेस संभव नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा जो 2 इवेंट है आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े, एक तो सिल्वर जुबली 25 साल पे जो हम लोग जाखुर एयरफील्ड में किए 2006, और फिर 2016 में जो हम लोग WCF दिल्ली में, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हमारे वाईटीपी टीम का रहा, हमारे सारे रूरल टीचर्स का उसमें बहुत योगदान रहा। बंगाल से, पुरुलिया से बस गई थी दिल्ली, आप सोचिए। दिल्ली में कुछ लोग नहीं आए, मैं जानता हूँ, मेरे भी कुछ मित्र बोले थे 3 दिन में 1 दिन आए और चले गए, बारिश हुई अब आए नहीं स्टेशन पर। इतनी दूर दूर से अभी हमारी वाईटीपी और ग्रामीण टीम ने गया, काफी लोगों का सहयोग रहा तब भी और अब भी। बहुत बढ़िया, ये सही कहा सुशील भैया। शहरों में तो थोड़ा ठीक है, अपना चैलेंजेस होता है, लेकिन सहूलियत है, गुरुदेव को जानते हैं लोग। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपने इतना गुरुदेव का विजिट कराया, इवेंट मैनेज किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है और आपसे सीखनी चाहिए बाकी युवाओं को। तो सुशील भैया, अभी हमारा जो वाईटीपी ट्रेनिंग है, ये कितनी कारगर साबित हो सकती है आज की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को बदलने में? हमारा ट्रेनिंग और हमारे ट्रेनिंग से निकले ये युवाओं का जो जोश है वो कैसे बदल सकता है, इसके बारे में बताएं। हम ये देखिए, वाईटीपी आज के समय पे हम देखें तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह है युवाओं के लिए, और संजीवनी भी है। मैं तो कहूँगा ब्रह्मास्त्र स्त्री है जो बाहर में बहुत चैलेंजेस है, उसके लिए मजबूत अस्त्र चाहिए। और संजीवनी इसलिए मैं कहता हूँ, संजीवनी वो बूटी रही जो लगभग मृत्यु के तरफ चले गए थे लक्ष्मण जी, उसे फिर संजीवनी बूटी के द्वारा जिंदा, मतलब फिर से प्राण मिला था। तो आज के युवाओं के लिए वाईटीपी संजीवनी की तरह ही है, जहां मैं देखता हूँ 20-22 साल में युवा नीरस हो गए हैं, दिशा विहीन हो गए हैं, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। रात में पार्टी मना लिया, पार्टी में आप देखेंगे तो लगेगा वाव सच ए सेलिब्रेशन, यही लाइफ। और नेक्स्ट डे देखेंगे तो एकदम उदास, अकेला पड़ा हुआ है, सबसे झगड़े कर लिया घर वालों से। आज देखिए ये बहुत कमी हो रही, हरास हो रही है। 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं, घरों में रहते हैं। 18 साल के बाद पेरेंट्स को सोच के बात करना पड़ता है, बच्चे का क्या मूड है। हमें ऐसा कभी नहीं मिला, अभी जाओ ये करके आओ, अभी वो हो जाना चाहिए, हाँ जी हो जाएगा। पड़ोस के अंकल आंटी भी बोल देते थे तो हम लोगों के यहाँ से ना नहीं निकलता था। अभी घर वालों को भी सोचना पड़ता है, क्यों? मानसिक स्तर पे सोच कुछ और हो रही है युवाओं की। साथ ही साथ फिजिकली मैं स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करता रहा, क्रिकेट मेरा फेवरेट रहा, बैडमिंटन फेवरेट रहा। बैडमिंटन में कभी कभी ऐसे हुआ दोस्तों के बीच में, रेगुलर मैच खेलते थे, डबल जब खेलते थे तो मैं एक साइड रहता था, उनको डबल देता था, फिर भी हार जाते थे।
क्रिकेट में मैं लगातार 200-300 गेंद डालता था, सब थक जाते थे, फिर भी बोलते चलो 3-4-5 लोग बैटिंग करते, मैं प्रैक्टिस कराता रहूं। तो ये क्या फिजिकली भी आज मैं देखता हूँ युवाओं को बहुत कमजोर हो रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ थक गए, थोड़ा सा कुछ हो गया सुबह नहीं शाम को जाएंगे, छोटे छोटे काम को भी टालते रहते। तो प्रेजेंट टाइम में वाईटीपी उनको वरदान इसलिए है, वाईटीपी में सिखाए गए प्रक्रियाओं के द्वारा वो अपने को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मेंटली, ये दोनों का मजबूतीकरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरुदेव का एक कथन है, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा जरूर। गुरुदेव कहते हैं अगर शरीर दुर्बल है, मन मजबूत है तो कुछ और रिजल्ट होगा, और अगर शरीर, हाँ हम जिम में जा रहे हैं, बाहर में दिखा रहे हैं बड़ा अच्छा सिक्स पैक और ऐसे बना लिया वी शेप, और कहीं मन कमजोर है तो जीवन कुछ और हो जाएगा। एक मजबूत मन दुर्बल शरीर को भी लंबे समय तक खींच सकता है। यानी शरीर थोड़ा इधर उधर हो गया, अगर मन मजबूत है तो जीवन की नैया पार लग जाएगी। तभी तो हमारे सनातन धर्म में आदिकाल से कहा गया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन के ऊपर अभी युवाओं को बहुत जरूरी है। अभी लाइक कोविड-19 के परिस्थिति में भी अगर लड़ना है युवाओं का, हाँ मैं मानता हूँ इसमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब कम रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, पर दूसरी स्थिति में देखिए तो कुछ जॉब बंद हो रहे हैं तो कुछ ओपनिंग भी होंगे और हो रहे हैं। हार नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अलग अलग एजुकेशनल टीम से मिल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं मन को मजबूत करिए। भारत धीरे धीरे कुछ और रूपों में पायनियर बन सकता है और रूप में निकल के बाहर आ सकता है। तो वाईटीपी ट्रेनिंग के द्वारा 18 से 35 साल के जो भी युवा हैं जरूर जुड़े। अभी तो ऑनलाइन भी ये ट्रेनिंग शुरू हो गया है, केवल 5 दिन 4 घंटे। वरिष्ठ शिक्षकों का बैच जगह जगह करा रहा है, कुछ पुराने शिक्षक भी है, कहीं भी आप जुड़ जाइए। हम लोग भी कुछ वाईटीपी ट्रेनिंग अभी करने वाले हैं। अगर जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं तो कहूंगा 18 से 35 में आप जिनको भी जानते हैं उनको आप जरूर भेजिए इस ट्रेनिंग में। ये ट्रेनिंग उनके लिए एक वरदान होगा, एक सुरक्षा कवच होगा बाहरी दुनिया में टिके रहने के लिए। बैंक बैलेंस कुछ भी हम उनको दे के जाएं, एक समय पे समाप्त हो जाएगा। मन का ताकत उनका आ गया ना, तो कहीं से भी कुछ भी खड़ा कर सकते। तो 12 से 15 जी हाँ जी बोलिए। पूरा कर लीजिए। हाँ, एक मैं बहुत ये ही बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए। ये एक अच्छा मौका है। लॉकडाउन में अगर हम फिजिकली बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने अंदर उतर के ये शक्ति को बढ़ा लेना। हाँ ठीक, आप बोलिए। जैसे सुशील भैया ने कहा कि लॉकडाउन पीरियड में भी अभी कर्मयोग बैंगलोर जो सेल है, वाईटीपी नेशनल सेल, अभी लॉन्च हुआ है वाईटीपी ऑनलाइन भी कर पाने का। मुझे आप सबको साझा करते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा पश्चिमी भारत के का जो कर्मयोग का टीम है, जिगेश भैया के लीडरशिप में 366 यूथ का एक शिविर आज खत्म हुआ वाईटीपी का, और बड़ी उमंग भरे लहजों में उन लोगों ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। तो पूरे भारत में जो भी इसको देख रहे हैं, आप अपने करीबी जो भी आपके शिक्षक है उनको कांटेक्ट करें और वाईटीपी में जुड़े अभी ये ट्रेनिंग को करने के लिए। आखिरी पड़ाव में हम है सुशील भैया, उसमें हम जानना चाहेंगे 2 बातें बड़े संक्षिप्त में। पहला है प्रोजेक्ट भारत का गुरुदेव ने आह्वान दिया है, इसमें किस तरह से आप लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। हाँ, प्रोजेक्ट भारत, देखिए प्रोजेक्ट भारत के द्वारा गुरुदेव चाहते हैं हर गांव में 5 से 7 हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। इसमें मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा। बहुत समय क्या हो रहा है, गांव में कुछ बन रहा है, जो चीजें हैं शहर में जरूरत है, पर बिचौलियों के माध्यम से होते हुए प्रॉपर तरीके से शहर तक नहीं जा पा रहा है, और जा भी रहा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी प्रकार से शहर की कुछ सुविधाएं हैं जो गांव वालों को चाहिए, पर आज इस तरह से जो समाज होता गया उनको फेथ नहीं हो रहा है, विश्वास की कमी आ गई है। किस पे विश्वास करें?
कुछ दिन पहले मैं बैंगलोर आश्रम में था, मुझे वो याद आ रहा है किस्सा। जयपुर के संग मिलके हमारी मेडिकल टीम आर्ट ऑफ लिविंग की, जो हमारा आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, वहां पे आर्टिफिशियल, जिनका कुछ हाथ के एक्सीडेंट में कट गया हो, पैर हो नहीं रहा हो, आर्टिफिशियल उनके ये ऑर्गन्स जोड़ा जा रहा था, हैंड, लेग, जो भी। तो उसमें काफी प्रचार प्रसार किया गया, वो शिविर चला, गुरुदेव भी आए, मैं भी गया वहां पे। वो लोग जिस तैयारी से आए थे, जयपुर की पूरी टीम, मैंने देखा, वो कह रहे थे और भी लोग आ सकते थे, हम तो काफी तैयारी से आए थे। तो गांव-गांव पे लोगों को है, कहीं जरूरत है, पर उनको फेथ नहीं था। आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर पे हो रहा है, अगर वो लोग कोर्स से, प्रोजेक्ट भारत से जुड़े हुए हैं, तो प्रोजेक्ट भारत के द्वारा क्या वो कड़ी जुड़ सकता है। जो 5 से 7 हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, वो बता सकते थे, देख शहर में यहाँ पे ये सुविधा है, तो वो उनको ठगे जाने का भय नहीं रहेगा, वो पूरे विश्वास के साथ जाके वहां ज्वाइन कर सकते थे। अब तो प्रोजेक्ट भारत हर जगह पे, इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, इसी तरह से स्किल ट्रेनिंग आ रहा है, इसी तरह से हम जो अभी स्वदेशी के ऊपर गुरुदेव इतना जोर डाले हैं, हा? एक देश एक जी, स्वराज्य। मैं थोड़ा सा इसको ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा गुरुदेव ने स्वदेशी के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे आप भी जानते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी थोड़े दिन पहले स्वदेशी का आह्वान दिया है कि अपने देश को आत्मनिर्भरशील बनाने के लिए हमको देश का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना चाहिए। और आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि जब से वो एलटीपी शुरू हुआ, हम एक लिस्ट लेके घूमते थे कि भैया ये स्वदेशी प्रोडक्ट है, आप सब यूज करो। और हमारा खुद का जो प्रोडक्ट है श्री श्री तत्व, जो कि अपने देश में ही बन रहा है, बेंगलोर में, उत्तराखंड में, और हम ग्रामीणों से रॉ मटेरियल ले रहे हैं। तो सरकार के इस आह्वान, गुरुदेव का ये जो प्रकल्प और आज के जो ग्रामीण और युवा, ये तीनों का समन्वय करके हम कैसे आत्मनिर्भरशील गांव और स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, संक्षिप्त में बताएं। हाँ, ये बहुत कहते हैं ना, योग भी उद्योग भी। हाँ, एक बार आप भी दोहरा लीजिए भोला भाई। योग और उद्योग, ये बहुत जरूरी है। गुरु जी ने ये स्लोगन दिया है और प्रधानमंत्री जी भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, कुछ समय से हम अब नाम रह रहा है, लगेगा आपको जो भारतीय है, हिंदुस्तान लीवर, या ऐसे में प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा निवेश बाहरी हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज का हो रहा है, जो हमारे ही भारत से आके प्रॉफिट लेके दूसरे अपने देश में लौट जा रहे हैं। बदले में हमें ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है। पर स्वदेशी आने से क्या लाभ है, हमारा ही, दोनों ही, इसको व्यवहार करने वाले भी हमारे भारतीय, इसको बनाने वाले भी भारतीय, और इसमें जो भी रॉ मटेरियल जो इकट्ठा कर रहे हैं वो भी, और इसका लाभ भी उनको मिले, और जो भी थोड़ा बहुत मार्जिन आर्ट ऑफ लिविंग को रहता है वो तो पुनः फिर सेवा में ही चला जाता है। तो एक तीर से 3 शिकार कह सकते हैं। हमारे युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है, हमारी भारत की जो भी प्रोडक्ट है उसको हम अपने ही देश में जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। तो मैं ग्रामीण युवाओं को कहूंगा, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, श्री श्री तत्व से आप जुड़िए। ऐसे आप पार्ट टाइम भी इसको करें तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई घर परिवार में खेती गृहस्थी में सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप हैं, पर श्री श्री तत्वा का छोटा सा भी आप डीलरशिप ले सकते हैं। बहुत सुंदर उसका है, आपको ऑनलाइन भी मदद मिल जाएगी। आप उससे जुड़ के अपने लिए, अपने 5-7 गांव के जिम्मेदारी से, क्योंकि उसके प्रोडक्ट भी अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। एक एक प्रोडक्ट में व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ समय की कमी के कारण, पर इतना विश्वास के साथ रहें, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट है, गुरुजी के द्वारा उसमें ब्लेसिंग दिया हुआ है, और सब पूरी की पूरी टीम बड़ी ही सात्विकता से वो बनाती है। मैं भी गया हूँ फैक्ट्री विजिट में, वो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, इतना सफाई रखते हैं, किस प्रकार से एक एक हर्ब्स को कलेक्ट करके अपने सारे मेडिसिनल भी, कॉस्मेटिक भी, और सारे प्रोडक्ट, एफएमसीजी के प्रोडक्ट भी, सब पे गुणवत्ता का पहला ध्यान रखा जाता है, तभी हम उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज फेसबुक के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं, हम सभी से
विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस फेसबुक में अपना नाम नंबर दे सकते हैं, जो भी चाहते हैं। गुरुदेव का श्री श्री तत्वा जो एक मुहिम है, वो यही मुहिम है कि ग्रामीण जगहों में जो भी रिसोर्सेस है उसको खरीदना और उससे जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो हमारे यूथ को उससे रोजगार देना। तो जो भी इसका रिटेलरशिप करना चाहते हैं, डीलरशिप करना चाहते हैं, आप अपना नंबर दीजिए फेसबुक में, हम आपका उत्तर लेंगे। या किसी भी आर्ट ऑफ लिविंग स्वयंसेवक या शिक्षक को जानते हैं, आप अपना इच्छा जाहिर करें, हम जरूर आपका मदद करेंगे। अब जाते जाते सुशील भैया, आपसे सभी श्रोताओं जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका आखिरी संदेश आज का क्या? हाँ देखिए, देखते देखते पता ही नहीं चला हाँ कब आपसे बात करते हुए हाँ ये 45 मिनट लगभग बीत गए। तो सबसे 50 तो मिनट। पहले मैं 50 मिनट मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जो भी फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट है, बाद में भी जो सुनेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा जो आपने इस पेज को ज्वाइन किया। उसके बाद जो मेरा संदेश रहेगा, एक तो मैं सबको पहले थैंक्स कर लूं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आपके संग जो भी चौपाल ये कार्यक्रम शुरू किया उन सबका धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर और हमारे बहुत ही प्रिय रहे हैं देवज्योति भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जो ट्रेनिंग की मैं पहले बात कर रहा था 2001 जो जनवरी में जो आपका लोगों का भी ट्रेनिंग हुआ, मैं दिसंबर से आने के बाद इतना प्यार मिला उस ट्रेनिंग में देवज्योति भैया का भी, तो लगा ही नहीं, मैं घर में छोटा था, जैसे बड़े भाई साहब, बड़े भैया, वैसे ही लगा वहां भी जा रहे थे, एक भैया ही हैं, कुछ भी होगा तो उनका तो प्यार है ही, डांट में भी प्यार रहता था। तो एनीवे फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी संदेश यही रहेगा हमारा, आप जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, कीप सम टाइम, थोड़ा समय निकालिए, किसके लिए? स्वयं के लिए। हाँ? सेवा सत्संग साधना को अपना अस्त्र बना लीजिए। जो भी हो जाए व्यक्तिगत साधना कीजिए, सेवा के रूप में बहुत कुछ है। आर्ट ऑफ लिविंग गुरुजी इतना कुछ दिए हैं, गांव से लेकर शहर तक, आप सेवा से जुड़े रहिए। मैं बता रहा हूँ जीवन बहुत छोटा है, तो गाने में है ना, ये जिंदगी नहीं मिलेगी जो दोबारा, तो इसी तरह से है। हाँ? कब ये जीवन हमारे हाथ से धीरे धीरे रेत की तरफ फिसलता चला जाता है। हम लोग भी 20 साल पड़ाव पार कर लिए, अभी सोचने से लगता है। तो आप एक एक दिन को इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, साधना में अपने समय को दीजिए, हाथों में सेवा भरी होनी चाहिए, और थोड़ा सा सत्संग, कुछ अच्छी चर्चा, कुछ उसमें भजन कीर्तन या कुछ भी, गुरु जी के इतने सारे कुछ आ गया, उसको सुनना और उसमें शेयर करना। और ध्यान को भी महत्व दीजिए। गुरु जी दोनों समय आ रहे हैं अभी ध्यान के लिए, दोपहर 12 बजे, रात को 7:30 बजे, दोनों बेला करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक समय जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। कितनी भी व्यस्तता है, कहते हैं ना अंतर्मुखी सदा सुखी, सब कुछ है, अगर भीतर नहीं गए तो क्या फायदा। और बाहर में कुछ कमी भी रह गया, भीतर जाने लगे, भीतर से आनंदित होने लगे तो सब कुछ पा लिए। अंततः हमारे पास क्या रह जाएगा? साधना सेवा से जो पुण्य अर्जित है, सत्संग से जो मिला, वही पुण्य हमारे जीवन में काम देने वाला है। तो मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगा, कैसे भी समय निकालिए। मैं बहुत समय कहता हूँ 2 सब्जेक्ट के रूप में, एक तो एडिशनल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट, जैसे हम लोग कॉलेज के दिनों में थे। हो सकता है एडिशनल हमने इतना पढ़ लिया और मेन सब्जेक्ट में पास भी नहीं कर पाए। तो जीवन के 2 पड़ाव हैं, खुद को जानना, अध्यात्म में समय देना, ये हमारे मनुष्य जीवन का मेन सब्जेक्ट है। एडिशनल क्या है? घर है, परिवार है, सरवाइव करने के लिए नौकरी या व्यापार है, ये सारे एडिशनल सब्जेक्ट है। तो एडिशनल सब्जेक्ट को एडिशनल का तरह ही ले, मेन सब्जेक्ट को मेन रखे, खुद को जानना, खुद को अध्यात्म में रुचि लेके आगे बढ़ना। ठीक है, तो आगे मैं बोलूंगा आपको वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद सुशील भैया, आप बहुत ही व्यस्ततम शिक्षकों में से एक है। आपका बहुत डिमांड है पूरे भारत में अलग अलग ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए, उसके बावजूद आपने समय दिया चौपाल में आकर अपना अनुभव को शेयर करने का। मुझे पूरा उम्मीद है आपका ये जो यात्रा रही, आपका जो एक्सपर्टीज रहा इवेंट मैनेजमेंट का,
और आपका जो शेयरिंग रहा, इससे काफी युवाओं को फिर से प्रेरणा मिलेगा और काफी लोग फिर से जुड़ेंगे इस सेवा में। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग कर्मयोग बैंगलोर आश्रम की तरफ से सभी दर्शक बंधुओं से, श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं चौपाल कार्यक्रम को, जिस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं इस कार्यक्रम को, उसके लिए धन्यवाद। आज जैसे सुशील भैया हमारे साथ थे, कल हमारे साथ एक और दिग्गज महाराष्ट्र से डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने कई परियोजनाओं को एक साकार रूप दिया, महाराष्ट्र को एक अलग मुकाम पे लेके गए। उनको कल हम सुनेंगे इसी चौपाल कार्यक्रम में, तो कल जरूर आप साथ में रहिएगा। तो सुशील भैया का फिर से हम धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम को यहीं स्थगित करना चाहेंगे। धन्यवाद और जय गुरुदेव। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। पूरी वालटीपी टीम को जय गुरुदेव। दर्शक बिंदुओं को भी बहुत बहुत प्यार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।